हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीकली करंट अफेयर सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी करंट अफेयर्स को डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सभी एमसीक्यू के प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहली जो खबर है वो दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय कोष की स्थापना करने और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनएफआरडी को 974 करोड़ रुपए राशि आवंटित करने का निर्देश दिया है। 15 मई 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति का गठन किया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक एकीकृत और व्यापक निवारक रणनीति के आधार पर दुर्लभ रोगों की घटनाओं और व्यापकता को कम करने के लिए राष्ट्रीय दुर्लभ नीति 2021 शुरू की थी। वर्तमान में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर दुर्लभ रोगों की संख्या कितनी है, तो 63 जो है वो आपको दुर्लभ रोगों की संख्या है। तो ये था राष्ट्रीय केंद्रीय तकनीकी समिति के आधार पर राष्ट्रीय दुर्लभ रोग समिति 2021 के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे भारत और फ्रांस के बारे में। तो भारत और फ्रांस के बीच एक हाल ही में समझौता हुआ है जिसके आधार पर ये निर्धारित किया गया है कि भारत में एरोनॉटिकल्स क्लस्टर की स्थापना की जाएगी और उसके अलावा इंडो फ्रेंच कैंपस की स्थापना भी की जाएगी। और इस कैंपस में है प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। एरोनॉटिक्स और स्पेस इंडिया के जो भी इंजीनियर्स हैं उनको इस इंडो फ्रेंच कैंपस में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि एरो क्लस्टर के लिए इंजीनियर्स को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में डील हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कजिंद के बारे में। तो कजिंद का 8वां संस्करण जो कि कजिंद जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका 8वां संस्करण सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोड में जो कि उत्तराखंड के औली में है वहां आयोजित किया गया है। 2016 से इस अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है और ये एनुअली आयोजित होता है। लास्ट एडिशन जो है वो आपको एक्सरसाइज अटर में कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर 2023 से 11 नवंबर 2023 के बीच में आयोजित हुआ था जो कि कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था। ठीक है, 2016 से ये आयोजित हो रहा है और 8वां संस्करण अभी इस साल भारत के उत्तराखंड के औली में आयोजित हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे अमेजन रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। अमेजन रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हाल ही में खबर आई है कि अमेजन का जो रिवर है उसका जो उसमें जो पानी का लेवल है उसमें काफ़ी कमी आई हुई है, यानी कि वो सूखा हो गया है। उसकी जो सब्सिडी नदी है रियो नेग्रो, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेजन की, उसमें रिकॉर्ड लेवल पे पानी की कमी हुई है। अमेजन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट जो है वो आपको ब्राज़ील, पेरू और गुआना, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलीविया, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना और वेनेजुएला में फैला हुआ है। अमेजन रिवर जो है वो आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी ड्रेनेज सिस्टम मानी जाती है। तो ये अमेजन रिवर फॉरेस्ट के बारे में है जहाँ की सूखा पड़ गया है जिसकी वजह से वहाँ का पानी का लेवल काफ़ी डाउन हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं वाइल्ड एस के बारे में। तो हाल ही में एक गुजरात सरकार के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट यानी कि वेप 2024। इसमें कहा गया है कि गुजरात में 26.14% पॉपुलेशन जो है वाइल्ड का उसमें वृद्धि हुई है। वाइल्ड एस की अगर बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है इसको। IUCN के इंडेंजर्ड लिस्ट में ये शामिल है। भारत में ये पाया जाता है आपको कच्छ के रन में, लिटिल रन और ग्रेट रन में ये पाया जाता है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, भारत का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो इंडियन
एस्ट्रोनॉटिकल ऑब्जर्वेटरी, हाई अल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमी स्टेशन जो है आपको हेनले जो कि लद्दाख में है वहाँ ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स के एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। तो जो हेनले में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा एक और खबर थी, जनवरी 2024 में पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है वो भारत का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है, डेजिग्नेटेड किया गया, यानी कि फर्स्ट डार्क स्काई पार्क के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में। तो हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे आयोजित किया जाता है, जो कि जो भी सर्विसमैन हैं, पायलट्स हैं, उनको सहानुभूति उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और कंट्री के लिए उनके सेक्रीफाइस को याद करने के लिए और इंडियन एयरफोर्स की स्थापना दिवस के रूप में 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट। ये आपको 2024 की थीम थी, भारतीय वायुसेना सशक्त, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। ये इवेंट जो है आपको इंडियन एयरफोर्स तंबरम चेन्नई में आयोजित हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में। तो प्रत्येक साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आयोजित किया जाता है। 10 अक्टूबर 1992 से वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑफिशियल थीम जो था वो आपको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम था 2024 का, इट इज ए टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। इट इज द टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में। तो 2019 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके एक साथ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए, यानी कि दो संस्था को एक में मर्ज करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। इस विभाग को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा देखा जाता है। स्टैटिस्टिक्स विंग में आपको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस शामिल है, जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और कंप्यूटर सेंटर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस इसमें आते हैं। इसके द्वारा, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा वर्तमान में इन सभी सर्वे को किया जा रहा है, जिसमें पीरियडिकल लेबर फोर्स सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, एनुअल सर्वे ऑफ यूनिक कॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज, टाइम यूज सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इंटरप्राइजेज, एग्रीकल्चर सर्वे, प्राइस कलेक्शन सर्वे। तो इन सभी सर्वे का आयोजन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के बारे में। तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया गया है, जो कि 2 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में पिछले 50 वर्षों में 73% का डिक्लाइन हुआ है, यानी कि कमी आई है। उसका मुख्य जो कारण है हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और इन्वेसिव स्पीशीज। भारत की अगर बात की जाए तो 3 वल्चर की प्रजातियों में सबसे ज़्यादा कमी आई है, जिसमें वाइट रैम्पर्ड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर विल्ड वल्चर, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ये आपको लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के बारे में था। इसके बाद हम बात करते हैं पर्सन इन न्यूज। तो राफेल नडाल टेनिस प्लेयर, इन्होंने
10 अक्टूबर को टेनिस से रिटायरमेंट की घोषणा की है। इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल को जीता और इनके द्वारा इनको जो है किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स को भी जीता है। किंग ऑफ क्ले किससे जाना जाता है? राफेल नडाल को। और 14 फ्रेंच ओपन टाइटल भी जीता है, 22 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स को भी जीता है इन्होंने। इसके बाद हम बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। तो हाल ही में रतन टाटा जो थे उनका 9 अक्टूबर को देहांत हो गया। वो मशहूर बिजनेसमैन थे और फिलंथ्रोपिस्ट थे। 86 वर्ष की आयु में इनका ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में देहांत हो गया। अगर रतन टाटा की बात की जाए तो 2000 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। 2008 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। और नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है रतन टाटा को मिला था। उसके अलावा रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी घोषित किया गया था। तो ये रतन टाटा के बारे में था, जिनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में, नोबेल प्राइज 2024 के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई। तो अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक वैज्ञानिक थे, आपको स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट, और इनके द्वारा डायनामाइट का भी आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। तो इनके द्वारा जो 1895 में जो उनका लास्ट विल था, यानी कि वसीयत इन्होंने बनाया था, उसमें अपने संपत्ति का लार्जेस्ट हिस्सा जो है उन्होंने दान कर दिया। और वो कहा कि इसके थ्रू हम एक प्राइज निकालेंगे जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस के क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसको नोबेल प्राइज के रूप में जाना गया। ठीक है। इस नोबेल प्राइज में 1968 में छठा अवार्ड घोषित किया गया है, जो कि आपको इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो 5 अवार्ड जो है वो आपको अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, और छठा अवार्ड जो है वो स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो इस साल का अक्टूबर में जो है प्रत्येक साल नोबेल प्राइज की घोषणा की जाती है, जिस डिफरेंट कैटेगरी में, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स में। तो इस साल के कौन कौन से विजेता हैं इसके बारे में देखते हैं। तो नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन जो है वो आपको 2 व्यक्तियों को मिला है, विक्टर एम्ब्रो और गैरी रोकुम। विक्टर एम्ब्रो और गैरी रोकुम को मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है, और इनका जो डिस्कवरी था, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए और इसके रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। तो mRNA की खोज की और उसको कैसे रेगुलेट किया जाए इसके बारे में इन्होंने बताया। तो इनको मिला है विक्टर एम्ब्रो और गैरी रोकुम को। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में जो है डेविड बाकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। इन्होंने इसमें 3 हैं, यानी कि डेविड बाकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। तो डेविस बाकर ने को मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। जॉइंटली मिला है डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। तो दो कंसेप्ट के लिए मिला है। पहला डेविस बेकर को फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और 2 ज्वाइंट मिला है डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए मिला है। उसके बाद फिजिक्स की बात की जाए तो जॉन जे होपफील्ड और गॉरीफ्रे ई हिंटन को मिला है, जो कि फाउंडेशनल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से इन्होंने जोड़ के रिसर्च किया, जो कि जॉन जे होपफील्ड और जियोफ्रे ई हंटन को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में।
पीस की बात की जाए, नोबेल प्राइज फॉर पीस की, तो जापानी ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिडानक्यो इनको मिला है इट्स एफर्ट्स टू अचीव ए वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो इन्होंने वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री करने के क्षेत्र में काम किया है। डिमोस्ट्रेट थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज इन अगेन। तो इन्होंने डिमोस्ट्रेट किया कि आप न्यूक्लियर वेपन को भविष्य में कभी यूज नहीं करें। तो इनको मिला है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जापान की ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिडानक्यो, ठीक है। इसके बाद लिटरेचर की बात की जाए तो साउथ कोरिया की ऑथर हांगकांग, याद रखिएगा हांगकांग, इनको मिला है इंटेंस पोएट्री प्रोज फॉर कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रामा एंड एक्सप्रेस टेलिंग फ्रेजाइलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसके लिए इनको लिटरेचर का पुरस्कार मिला है। ये आपको साउथ कोरिया की हैं, इनका नाम है हांगकांग। इसके बाद हम बात करते हैं 17वां विनर्स ऑफ 17 फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 जो है वो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। उसके बाद बेस्ट फिल्म का अवार्ड है आटम को मिला है। बेस्ट फीचर एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी जो कि कंटारा के लिए मिला है इनको। बेस्ट फीचर एक्ट्रेस का अवार्ड नित्या मेनन जो कि तिरुचित्रबलम और मानसी पारेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए मिला है। बेस्ट फीचर डायरेक्टर सूरज बरजातिया ऊंचाई के लिए मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर मनोज बाजपेयी को मिला है। फिर बेस्ट क्रिटिक दीपक उर्वा को मिला है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी इनको मिला है। द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म आयना को मिला है। तो याद रखिएगा ये आपको 17 नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में है। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये हाल ही में न्यूज़ में था जब टमाटर की मूल्य जो है अचानक बढ़ गए थे, तो सरकार ने निर्णय लिया था कि हम टमाटर जो है वो रेगुलेटेड प्राइस पे बेचेंगे, और ये आपको नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के द्वारा बेचा जा रहा था। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन जो है वो आपको एक कोऑपरेटिव बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अधीन आती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को हुई थी एपेक्स बॉडी के रूप में कंज्यूमर कोऑपरेटिव के क्षेत्र में। ये जो आपको मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत इसका रजिस्ट्रेशन है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके बाद हम बात करते हैं आसियान 2024 आसियान इंडिया समिट 2024 21वां समिट। इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री इसमें भाग लिए थे और इसका आयोजन जो है वियंतियाने लाओस में 10 अक्टूबर को हुआ था। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने 10 पॉइंट प्लान को सुझाव दिया जो कि इंडियन आसियान रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया। 10 पॉइंट इंक्लूड था आपको आसियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट था कि 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। 2025 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म के रूप में मनाया जाएगा। डबलिंग द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप एट नालंदा यूनिवर्सिटी अमंग अदर्स। तो इसमें एक और डेवलपमेंट था कि भारत ने कहा कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी में जो भी छात्र हैं आसियान के उनके स्कॉलरशिप को हम दोगुना करेंगे। इस वर्ष की थीम थी इन्हांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। 10 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ आसियान जो हैं उसमें आपको इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस शामिल हैं। इसके 10 मेंबर सदस्य हैं। पहला है आपको इंडोनेशिया, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। लाओस जो है वो आपको करंट अध्यक्ष है
आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशिया नेशन, जो कि 1968 में इसको बनाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं 19वीं ईस्ट एशिया समिट के बारे में, और ये आसियान समिट के साथ ही इसका आयोजन हुआ था, जो कि 11 अक्टूबर को वियतनाम में लाओस में आयोजित हुआ था। जो ईस्ट एशिया समिट है वो 2005 में इसको इनिशिएट किया गया था। फर्स्ट ईस्ट एशिया समिट जो है वो कोलालमपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। इसका जो इंसेप्शन है 16 पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, 10 तो आपको आसियान के हो गए मेंबर स्टेट्स, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यूएसए और रशिया को छठा ईस्ट एशिया समिट बाली में जो कि आयोजित हुआ था, उसमें 11 नवंबर 2011 को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये था आपको ईस्ट एशिया समिट के बारे में, जो कि इस वीक न्यूज में था। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी, जो कि है ब्लू लाइन बॉर्डर। तो ये टर्म न्यूज में था, क्या है, तो 120 किलोमीटर ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन बॉर्डर जो है वो आपको लेबनान और इजराइल से रिलेटेड है। ठीक है, ये यूएन रिकॉग्नाइज डिमार्केशन लाइन है, जो कि इंडिकेट करता है इजराइल विड्रॉ इट्स मिलिट्री फ्रॉम साउदर्न लेबनान। मतलब ये एक लाइन है, यहाँ किया गया है कि इस लाइन से ये इजराइल हो गया और ये लेबनान का क्षेत्र हो गया। ठीक है, लेबनान का क्षेत्र हो गया, तो ये एक मार्क खींच दिया गया और इसको बोला गया कि 120 किलोमीटर ये ब्लू लाइन बॉर्डर इसको बोला जाता है, जो कि 120 किलोमीटर है। और इससे अंदर जो है ईरान की सेना इजराइल की जो सेना है उसको नहीं जाना चाहिए, जो कि यूएन से रिकॉग्नाइज लाइन खींचा गया है। और ये साउदर्न लेबनान में है। ये सेपरेट करता है लेबनान फ्रॉम इजराइल और गोलन हाइट्स, लेकिन ये ऑफिशियली इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये ब्लू लाइन बॉर्डर जो है वो आपको एक लाइन है जो कि इजराइल और लेबनान को अलग करता है। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न ऑफ द वीक की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको नोएल टाटा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और टाटा समूह में उनकी गहरी भागीदारी है। वे टाइटन समेत कई कंपनियों के बड़े बोर्ड मेंबर भी हैं। वहीं टाटा सन्स की कमान नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है, जो 2017 से हैं। तो ये आपको नोएल टाटा है, जो कि रतन टाटा के निधन के बाद इनको नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दी है। यह रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। यह फैसला राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद इसका आया। इसके उद्देश्य है क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को बेहतर बनाना। कैमूर जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं और 1134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। तो कैमूर के बारे में था कि दूसरा वन्यजीव संरक्षण टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा और इसका जो लेंथ है वो 1134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कि वन का है, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग स्थापित किया है? तो ये आपको आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग स्थापित किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ। आईआईटी दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचनाओं का आदान प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का गठन जो है 1974 में स्थापित पेरिस स्थित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन के रूप में किया गया था। तो याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, आईआरएफसी लिमिटेड के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा मनोज कुमार दुबे को। हाल ही में मनोज कुमार दुबे को आईआरएफसी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है।
इसके बाद वर्ष 2024 के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 वैज्ञानिक हैं जिनको सम्मानित किया गया है कंबाइंड रूप से। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने 2024 के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार का आधा हिस्सा जो है वो डेविड बेकर को और आधा हिस्सा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर को दिया गया है। उन्होंने प्रोटीन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो 3 है, आधा हिस्सा जो है डेविस बेकर को और आधा हिस्सा में एक एक पार्ट जो है वो आपको डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं छठा नंबर प्रश्न की। हाल ही में फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको संजीव कुमार सिंगला के रूप में। विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में सिंगला इजरायल में भारत के राजदूत हैं। वे 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको सनत जयसूर्या को नियुक्त किया गया है। सनत जयसूर्या जो कि श्रीलंका के ही हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जयसूर्या पिछले कुछ समय से टीम के साथ थे। वे अंतरिम कोच के तौर पर टीम से जुड़े हुए थे। वह 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे, यानी कि 2 साल तक। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कहा गया है इस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को याद रखिएगा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को इस साल का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को दिया गया है, जिसकी घोषणा स्वीडन के स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ने की थी। इस साल नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने भौतिकी के उपकरणों का उपयोग करके ऐसे तरीके विकसित किए हैं जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार बनेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपको राफेल नडाल हो जाएगा। ठीक है, राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। वह अपने करियर में गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी हैं। नडाल ने अपने करियर में 92 एटीपी एकल सिंगल खिताब जीते हैं, जिसमें ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। तो ये राफेल नडाल के बारे में है जिन्होंने संन्यास ले लिया है। इसके बाद साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग को दिया गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो ये आपको साउथ कोरिया, याद रखिएगा। हांगकांग साउथ कोरिया से संबंधित हैं और इनको साहित्य का नोबेल दिया गया है। ठीक है, दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग वर्ष 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। यह पुरस्कार कौन को उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। स्वीडिश अकादमी ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। इसके साथ ही 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन की धनराशि इनको दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। चावल के फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है यह भोजन की पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है फोर्टिफाइड चावल कर्नेल की सेल्फ लाइफ कम से कम 12 महीने होती है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है फोर्टिफाइड चावल में विटामिन B12 नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ओनली 2। इसमें से आपको 1 सही है और 2 सही है, यानी कि 2 सही है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चावल के टॉप फूड रेगुलेटर ने के अनुसार FSSAI के अनुसार जो फोर्टिफिकेशन की परिभाषा है उसमें कहा गया है
कि deliberately increasing the content of essential micronutrients in a food so to as improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with minimal risk to health। मतलब जो भोजन है, जो खाद्य पदार्थ है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को एसेंस बढ़ाना, कंटेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना, ताकि उसका जो उसको उपभोग करने वाले हैं उनको उस पे गुड फूड मिले और उसमें उनको सभी न्यूट्रिएंट्स मिले। ये आपकी परिभाषा है फोर्टिफिकेशन की। इंडिया जो है वो वेरी हाई लेवल ऑफ मॉल न्यूट्रिशन वुमेन और चिल्ड्रन, मतलब भारत में जो है मॉल न्यूट्रिशन की समस्या बहुत बड़ी है, जो कि खासकर वुमेन और चिल्ड्रन के रूप में ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, फूड मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार, एवरी सेकेंड वुमेन इन द कंट्री इज अनेमिक और एवरी थर्ड चाइल्ड इज स्टंट, मतलब जो प्रत्येक दूसरी जो औरत है वो आपको अमेनिक है, यानी कि अनेमिया की शिकार है, और प्रत्येक तीसरी जो चाइल्ड है, तीसरा जो बच्चा है, वो आपको स्टंट है, यानी कि नाटा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, जो कि कंडक्ट किया गया था 2019 से 21 के बीच में, अनेमिया रिमेन्स ए वाइड स्प्रेड इशू इन इंडिया affecting children, women, men across the various age group, income level, besides iron deficiency, vitamin deficiency, mineral deficiency, सबसे बड़ा विटामिन B12, folic acid और persist impacting the overall health productivity of the population। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 2019 से 21 के बीच में कंडक्ट किया गया था, भारत में सबसे ज़्यादा अमेनिया के केसेज हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों में, वुमेन में सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैन में। और उनमें कमी क्या है? तो आयरन की डिफिशियंसी है, इनकम लेवल की वजह से आयरन डिफिशियंसी है, विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, जो कि एक चिंता का कारण है। फोर्टिफिकेशन जो है वो आपको फूड को आप फोर्टिफाइड कर देंगे, तो वन ऑफ द मोस्ट सुटेबल मेथड टू कॉम्बैट मल्ट न्यूट्रिशन। और राइस जो है वो भारत में 65% पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो सरकार ने कहा कि हम मल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए क्या करेंगे कि चावल को ही फोर्टिफाइड कर देंगे। और इसलिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई और 3 फेजों में फोर्टिफिकेशन स्कीम को लागू किया गया, जो कि मार्च 2024 तक इसके लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। इट इंक्रीज द कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन फूड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। वेरियस टेक्नोलॉजी सच एज कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रैक्शन आर अवेलेबल टू ऐड माइक्रोन्यूट्रिशन टू रेगुलर राइस। जो फोर्टिफिकेशन है उसको कई तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो कोटिंग के द्वारा, डस्टिंग के द्वारा, एक्सट्रैक्शन के द्वारा, उससे जो है वैल्यू ऐड किया जाता है जो आपको फूड होते हैं रेगुलर राइस में। जो लास्ट मेंशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ फोर्टिफाइड राइस कर्नाल। ये आपको फोर्टिफाइड राइस कर्नाल जो है वो मेथड है, लास्ट मेथड। इसमें मिक्सर यूज किया जाता है एक्सट्रूडर मशीन के थ्रू और कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। ये KRC कर्नाल, यानी कि FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नाल मेथड है जो कि यूज किया जाता है। कर्नल्स जो है वो आपको कोल्ड पैक्ड है। FRK सेल्फ लाइफ जो है वो 12 मंथ है, इसीलिए ऑप्शन 2 जो है वो भी सही है। और ये आपको 10 kg के पैक में उपलब्ध होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मारबर्ग वायरस रोग यानी कि MBD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है यह फिलोवायरस परिवार से संबंधित है। दूसरा कहता है
मानव एमबीडी संक्रमण लंबे समय तक खदानों के संपर्क में रहने के कारण होता है। तीसरा नंबर कहता है पहला प्रकोप 1967 में अंगोला में हुआ था। यह मानव संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 इसका सही है। यह फिलोवायरस परिवार से संबंधित है। मानव एमडी संक्रमण लंबे समय तक खदानों के संपर्क में रहने से फैलता है। मार्बर्ग वायरस के बारे में इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्बर्ग वायरस जो है वो आपको रवांडा के फ्रजाइल हेल्थ केयर सिस्टम में वहाँ फैला हुआ है। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट मार्बर्ग केस लास्ट मंथ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में पहला केस रिपोर्ट किया गया है। 46 लोग जो हैं उनसे इन्फेक्टेड हो गए हैं और जिसमें 12 की मौत हो गई है। मार्बर्ग जो है वो आपको डेडलिएस्ट पैथोजन नोन टू ह्यूमन। मार्बर्ग वायरस डिजीज जो है आपको फर्टिलिटी रेट्स जो है इसका 24% है, 24% से 88%, यानी कि 100 में से 24 या 88 लोग डेथ के शिकार हो जाते हैं। वायरस के स्ट्रेन के हिसाब से इसमें कम और ज़्यादा इसमें लोगों की फर्टिलिटी ज़्यादा हो सकती है। द फर्स्ट आउटब्रेक ऑक्योर इन मार्बर्ग जर्मनी में 1968 में पहला जो है आपको मार्बर्ग का संक्रमण हुआ था, लेकिन सिंस देन सब्सिक्वेंट आउटब्रेक हैव बीन मोस्टली रिपोर्टेड अक्रॉस अफ्रीका। इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो सही नहीं है। पहला 1967 जर्मनी में हुआ था, इसके बाद अफ्रीका के कई सारे देशों में लगातार इसके को देखा जा रहा है। मार्बर्ग बिलोंग्स टू फिलोवायरस फैमिली। इबोला बोथ पैथोजेंस आर क्लिनिकली सिमिलर, although rare, can cause outbreak with high fertility rates। स्टेटमेंट 1 सही है क्योंकि मार्बर्ग जो है वो फिलोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है जो कि इबोला वायरस के तरह होता है। ह्यूमन एमबीडी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग exposure to mines the caves inhabited by colonial of rotus bats। तो ये मार्बर्ग के बारे में था, तो इसका आंसर जो है आपको सी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो रतन टाटा को दिए गए पुरस्कारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पद्म विभूषण 2018, पद्म भूषण 2000। तो एक जो है वो आपको कौन सा सही नहीं है? तो एक सही नहीं है, ये 2008 में मिला था। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। रतन टाटा जो है फोर्स ऑफ इंडिया रतन टाटा जो कि हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो आपको 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला था जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद इनको पद्म भूषण इनको पहले मिला था जो कि थर्ड सिविलियन अवार्ड है, और ये आपको 2000 में मिला था। 2008 में पद्म विभूषण मिला, 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण। ये इन्होंने 1961 में टाटा को ज्वाइन किया था और शॉप फ्लोर ऑफ टाटा स्टील पर इन्होंने काम स्टार्ट किया। बाद में JRD टाटा के चेयरमैन बने ये। टाटा सन्स लेटर रिटायरमेंट 1991 में ये आपको टाटा सन्स के अध्यक्ष बने। इनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने टेटले, जगुआर, लैंड रोवर, कोरस को एक्वायर किया और टाटा जो है वो लार्जली इंडिया सेंट्रिक ग्रुप बन गया ग्लोबल बिजनेस में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपको सही आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। गिर वन्यजीव अभयारण्य, पनिया वन्यजीव अभयारण्य, मिटियाला वन्यजीव अभयारण्य। ऊपर दिए गए अभयारण्यों में से कितने गिर संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये आपको सभी गिर संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है। गिर वन्यजीव अभयारण्य, पनिया वन्यजीव अभयारण्य, मिटियाला वन्यजीव अभयारण्य, तीनों जो है वो आपको ये गिर वन्यजीव अभयारण्य के हिस्सा है। 25 अक्टूबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया, जिसमें कहा गया है कि 3,328 स्क्वायर किलोमीटर के गिर फॉरेस्ट रिजर्व, जो कि गुजरात में है, को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। और उसके बाद रिवाइज ड्राफ्ट जो है वो पब्लिश हुआ 2024 18 सितंबर 2024 को। रिड्यूस द स्कोप ऑफ प्रपोज एससीजी टू 2061 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि जो पहले 3,328 किलोमीटर का प्रस्तावित था उसको 2061 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया गया है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कहा है कि रिडक्शन वाज नीडेड टू एकोमोडेट बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग अराउंड द फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते थे उनकी बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए इनको घटाना जरूरी था। मैनी कमर्शियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक्टिविटी जो है वो प्रोहिबिटेड है। SEZ इकोनॉमिकल इको सेंसिटिव जोन में जो है वो बिल्डिंग बनाना, घर बनाना जो है वो प्रतिबंधित है। सक्सेसिव प्रोपोजल जो है वो आपको नोटिफाइड SEZ अराउंड द गिर प्रोटेक्टेड एरिया हैव फेस प्रोटेस्ट फ्रॉम पॉलिटिशियन एंड पब्लिक। गिर जो है वो नेशनल पार्क है, इसमें वेरी हाई डिग्री ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन लागू होता है, जो कि सेफ गार्ड करता है वाइल्ड लाइफ को, और इसमें एस्थेटिक लॉन्स पाए जाते हैं। ESZ जो है वो आपको बफर जोन है प्रोटेक्टेड एरिया का, नेशनल पार्क का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व का। तो ये आपको गिर राष्ट्रीय वन के बारे में है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे गिर प्रोटेक्टेड एरिया जो है उसमें आपको गिर नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मिटियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्प्रेड अक्रॉस द जगन्नाथ अम्ब्रेलिया गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात सौराष्ट्र रीजन में। ये 4 जो हैं वो पार्ट हैं, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, पनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मिथियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी पार्ट हैं। ये गुजरात के लार्जेस्ट इम्पैक्ट ट्रैक्ट ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, बट ऑल्सो सराउंडेड बाई हाई डेंसिटी ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि यहाँ मानव की बस्ती भी हैं, इसीलिए इसको घटाया गया है ताकि उनको भी संरक्षित किया जा सके। नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी एक्ट 2006 उसमें आपको इको सेंसिटिव जोन के बारे में बताया गया है। उसके अनुसार एज एरिया with identify environmental resources having incomparable value which require special attention for their conservation because of its landscape, wildlife, biodiversity, historical and natural value। तो नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ 2006 में इको सेंसिटिव जोन को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह एरिया आइडेंटिफाई किया जाएगा इन्वायरमेंटल रिसोर्स के लिए इनकैपेबल हो, और जिसमें आपको लैंडस्केप उसका जो है वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप हो, बायोडाइवर्सिटी के लिए हो, हिस्टोरिकल प्रेजेंस हो, नेचुरल वैल्यू वहाँ अवेलेबल हो, तो उनको जो है इको सेंसिटिव जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो आपको हेल्प करता है कंजर्व इकोसिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड बाय एंथ्रोपोजेनिक एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। स्पेशल इकोनॉमिकल इको सेंसिटिव जोन जो है शॉक ऑब्जर्व फॉर वाइल्ड लाइफ इन PA when they move from area of higher environmental protection to lower। नो कमर्शियल माइनिंग, यहाँ जो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ आपको माइनिंग नहीं है, स्टोन क्वालिंग नहीं है, लार्ज हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स नहीं लगाया जा सकता है, पोल्यूटेंट इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सकता है, ब्रिक्स क्लीन नहीं लगाया जा सकता है। ये आपको कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल, रिसोर्ट्स, मॉल, इतना ये सारे जो है वो आपको रेगुलेटेड तौर पे लगाए जा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 आता है पाली, प्राकृतिक, मराठी, पंजाबी और गुजराती। ऊपर दी गई भाषाओं में से किसको हाल ही में
शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया है। पाली को, प्राकृतिक को तो 1 और 2, 1 और 2, 1 2 ये तो नहीं होगा, 1 2 3, यानी कि मराठी को भी किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में कुछ भाषाओं को शामिल किया है, जिसमें मराठी, पाली, संस्कृत, असमी, बंगाली को शामिल किया गया है। इसके पहले तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया को इसमें शामिल किया गया है। टोटल 11 लैंग्वेज हो गए हैं। इसके लिए लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा एनानमसली रिवाइज किया जाता है क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल स्टेटस, जो कि जिसमें शामिल हैं हाई एंटी क्वालिटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर ए पीरियड ऑफ 1500 से 2000 ईयर। तो जिन भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया जाता है उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहला है कि एंटी क्वालिटी अर्ली टेक्स्ट हो। वो जो भाषा है वो आपको 1500 से 2000 सालों से प्रचलित हो। उसका लिटरेचर जो है आपको प्रचलित हो। कंसिडर्ड ए हेरिटेज ऑफ जनरेशन ऑफ स्पीकर, बहुत सालों से उसको एक हेरिटेज भाषा के रूप में यानी कि एंशियंट रूप से उसको अपनाया जा रहा हो। एपिग्राफिक एंड इंस्क्रिप्शन एविडेंस मौजूद हो पहले से कि हाँ हमारे पूर्वजों के द्वारा इसका यूज किया जाता था। नॉलेजेबल टेक्स्ट हो, स्पेशली प्रोज टेक्स्ट एडिशनल इन पोएट्री सॉरी, जो कि साहित्य में इसका यूज होता हो। क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो कि डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स करेंट फॉर्म और इट कुड बी डिसकंटिन्यू विथ लेटर फॉर्म ऑफ इट्स ऑफशूट्स। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम शांति समिति सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूनाइटेड नेशन इंटरिम पीस कीपिंग फोर्स इन लेबनान, यह लेबनान और इजरायल के बीच सीमा पर उल्लंघन को रोकने के लिए संयुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ऑप्शन नंबर 1 है। दूसरा कहता है शांति सेना में केवल सैन्य कर्मी शामिल हैं और इसमें नागरिक कर्मी नहीं है। तीसरा कहता है इसे 1978 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा बनाया गया था। ऊपर दिए कितनों में से कितने सही हैं? कौन से सही हैं? तो 1 और 3 सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग फोर्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि UNIFIL साउदर्न लेबनान में 1968 से 1968 से इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये आपको ऑब्जर्वेशनल मिशन है। ये आपको एक्सपेंड किया गया है 2006 तक, लास्ट एक्सपेंड किया गया है 2006 तक, जो कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में वार के बीच में ये काम करते हैं। तो 3 नंबर सही हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरिम पीस कीपिंग फोर्स जो है लेबनान में, वो इंटरनेशनल बॉडी ऑफ मोर देन 10,000 सिविलियन एंड मिलिट्री पर्सनल्स, जो कि 50 देशों से इसमें शामिल हैं। और ये आपको प्रिवेंट वायलेटिंग एमंग द बॉर्डर बिटवीन लेबनान और इजराइल। तो लेबनान और इजराइल में जो बॉर्डर है उसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हो, इसकी देखरेख करते हैं। T121 किलोमीटर स्ट्रेच इज ऑफ्टन कॉल ब्लू लाइन। अभी हमने चर्चा की थी ब्लू लाइन बॉर्डर के बारे में। तो 121 किलोमीटर जो बॉर्डर है उनको ब्लू लाइन बॉर्डर कहा जाता है। एक जो है वो सही है, 2 जो है वो आपको गलत है। यूएन रेजोल्यूशन 2006 में आया था, लैंग्वेज ऑथराइजिंग टू फोर्स द इंश्योर दैट इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन इज नॉट यूटिलाइज फॉर हॉस्टाइल एक्टिविटी ऑफ एनी काइंड। तो उसमें कहा गया था कि इंश्योर किया जाए कि जो उसका एरिया है वो किसी भी हॉस्टाइल के लिए उपयोग नहीं किया जाए। UNIFIL जो है वो आपको प्रिवेंट करता है वायलेशन ऑफ बॉर्डर जोन और रिपोर्ट ब्रीचेस टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये आपको देखता है कि कोई देश जो है आपको नियमों की अनदेखी नहीं कर रहा है। अगर कोई किसी देश के द्वारा नियमों की अनदेखी की जाती है
तो उसको वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो उसमें कहा गया है नोबेल पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग को दिया गया है। दूसरा कहता है 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडोकोई को दिया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 दक्षिण कोरियाई लेखक हांगकांग को दिया गया है, बिल्कुल सही है। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो को दिया गया है। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। नोबेल प्राइज जो है 2024 का वो आपको साउथ कोरिया की लिटरेचर में साउथ कोरिया के ऑथर हांगकांग को दिया गया है फॉर इंटेंस पोएट्री पोल्स एंड that confront historical traumas and expose the fragility of human life। तो ये एक नंबर को सही हो जाएगा। दूसरा है अकॉर्डिंग टू प्रेस, दूसरा है हांगकांग नाम है साउथ कोरिया की। उसके बाद फर्स्ट साउथ कोरिया की ये राइटर हैं जिनको अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज कॉन्फ्रेंस में, इस बात को बताया गया है। उसके बाद 1993 में ये 23 साल की जब थी तो उन्होंने पोइट्री में डेब्यू किया था। तो ये हांगकांग के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद नोबेल प्राइज पीस प्राइज के बारे में बताया गया है कि जापानी ऑर्गेनाइजेशन निहोन हिडानक्यो को एफर्ट्स टू अचीव द वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन के लिए दिया गया है। तो दो भी सही है आपको। निहोन हिडानक्यो जो है वो सर्वाइवर ऑफ द एटॉम बॉम्बिंग इन हिरोशिमा और नागासाकी बाय यूनाइटेड स्टेट 1945। तो ये जो है सर्वाइवर हैं इस संगठन में, जो कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिराया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसके सर्वाइवर हैं। और इनके द्वारा जो है संदेश दिया गया है बॉम्ब इफेक्टेड पीपुल, हिबाकुसा या बॉम्ब इफेक्टेड पीपुल इनको कहा गया है सर्वाइव को। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कहता है पिछले कुछ दशकों में अंटार्कटिक प्रायद्वीप में वनस्पति आवरण 10 गुना से अधिक बढ़ गया है। कथन 2 कहता है अंटार्कटिक महाद्वीप वैश्विक औसत से 2 गुना गति से गर्म हो रहा है, जो प्रति दशक 0.22 डिग्री सेल्सियस और 0.32 डिग्री सेल्सियस के बीच की दर से है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपको सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर है। प्लांट कवर अक्रॉस अंटार्कटिक पेनिनसुला लॉन्ग माउंटेनियस एक्सटेंशन ऑफ अंटार्कटिका दैट पॉइंट नॉर्थ टुवर्ड साउथ अफ्रीका साउथ America had increased more than 10 times past few decades due to rising temperature। एक अध्ययन में ये बताया गया है कि जो वहाँ की पेनिनसुला है उसमें जो है प्लांट कवर जो है वो काफ़ी बढ़ा है, 10 गुना बढ़ा है। ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश की हुई थी नेचर जियो साइंस में। इसमें कहा गया है कि रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी ऑफ एक्स्टर और हार्टफोर्डशायर के रिसर्चर के द्वारा बताया गया है कि एनालाइज किया गया है। उसके बाद 2023 में स्टडी पब्लिश हुई थी नेचर क्लाइमेट चेंज के बारे में, जर्नल नेचर में। उसमें कहा गया है डिस्कवर दैट द कॉन्टिनेंट इज वार्मिंग ट्विस एज रैपिडली एज द वर्ल्ड एवरेज। जो विश्व का एवरेज है उससे दोगुना जो है इस कंटेंट में, जो कॉन्टिनेंटल है वहाँ टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि 0.22 सेल्सियस से 0.3332 डिग्री सेल्सियस के रूप में बढ़ रहा है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC, a United Nations agency that advances scientific knowledge about climate change, estimate that the Earth is warming at a pace of
0.14 टू 0.18 डिग्री सेल्सियस एवरी डिकेड्स। तो आईपीसीसी के अनुसार जो पृथ्वी है 0.14 से 0.18 डिग्री जो है वो आपको प्रत्येक डिकेड जो है आपको बढ़ रही है, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा राइट। इसके बाद हम बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वट फू भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जीर्णोद्धार और संरक्षण के अधीन है, यह कहाँ स्थित है? तो ये लाओस में स्थित है। इसके बाद इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आसियान समिट और ईस्ट एशिया समिट में भारतीय प्रधानमंत्री गए थे, उनको काउंटर पार्ट यानी कि लाओस के प्रधानमंत्री के सोनेक्से सिफोंडेनो से इन्होंने वार्तालाप किया और उनको कांग्रेचुलेट किया था सक्सेसफुल होस्टिंग ऑफ आसियान समिट। टू लीडर्स जो हैं उन्होंने मिलके रिस्टोरेशन ऑफ कोऑपरेशन ऑफ वर्ड फू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में चर्चा की और भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा और लाओस को सपोर्ट किया जाएगा इसमें यूनिक डायमेंशन ऐड करने के लिए उसमें। इसके अलावा एग्रीमेंट हुआ डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग, कस्टम कोऑपरेशन, 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट अंडर द मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, और ये आपको दोनों के प्रोजेक्ट में साइन हुआ। द प्रोजेक्ट इंक्लूड द प्रिजर्वेशन ऑफ लाओस रामायण, रिस्टोरेशन ऑफ वट पकिया बुद्धिस्ट टेम्पल फीचरिंग रामायण आर्ट वर्क, assistance for a shadow puppetry theater in चंपासक प्रोविंस। तो भारत जो है वो मदद करेगा रामायण आर्ट वर्क को एस्टेब्लिश करने में, पपट्री थिएटर को एस्टेब्लिश करने में, इसलिए डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं। एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर 1 कहता है यह पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्सरे और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में एक साथ खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। यह एक ही उपग्रह से विभिन्न खगोलीय पिंडों का एक साथ बहु तरंगदैर्ध्य अवलोकन करने में सक्षम बनाता है। ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंडियाज एस्ट्रोसैट और नासा का स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो ड्रामेटिक इरप्शन फॉर स्टेलर रेकेज अराउंड द मैसिव ब्लैक होल, जो नासा का इंडिया का एस्ट्रोसैट और नासा का स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उन्होंने कैप्चर किया है ड्रामेटिक इरप्शन। तो इरप्शन को कैप्चर किया है मैसिव ब्लैक होल के। A large black hole has ripped apart one star and is currently utilizing a stellar redshift to annihilate another star to a smaller black hole that was previously undiscovered. This finding was made by using NASA Space Observatory. तो इस NASA Space एस्ट्रोसैट के साथ मिलके एस्ट्रोसैट जो है वो भारत का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट है, जो कि जिसका गोल जो है रिसर्चिंग सेलेस्टियल सोर्स इन एक्सरे, ऑप्टिकल एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली, इसलिए 1 नंबर जो है वो सही है। पेलोड्स कवर एनर्जी बैंड ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस्ट्रिक्टेड ऑप्टिकल एक्सरे। एस्ट्रोसैट मिशन जो है वो यूनिक है, अलाउड फॉर साइमल्टेनियस मल्टी वेवलेंथ स्टडी ऑफ मल्टीपल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए सिंगल सैटेलाइट, हेंस 2 जो है वो सही है, इसलिए 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑरोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अनिवार्य रूप से प्राकृतिक रोशनी है जो रात के आकाश में चमकीले घूमते हुए पर्दे के रूप में दिखाई देता है। दूसरा कहता है उत्तरी गोलार्ध में इन चमकदार और रंगीन रोशनी को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिण में इन्हें ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। तीसरा कहता है वे आवेशित सौर हवाओं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच
अंतरिक्ष में सक्रिय संपर्क के कारण बनते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो 2 सही हैं। ठीक है, केवल सही हैं, 2 सही हैं। द नाइट स्काई वॉज illuminated बाई नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरा जिसको ऑरोरा बोरोसिस भी कहा जाता है, विजिबल इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी, हेनले विलेज जो कि लद्दाख में है भारत में। तो ये नाइट स्काई लाइट जो है वो यहाँ देखा जाता है। ऑरोरा जिसको बोला जाता है, ऑरोरा जो है एसेंशियल नेचुरल लाइट्स है जो कि अपीयर होता है ब्राइट स्विरलिंग कर्टेन्स इन द नाइट स्काई, और ये आपको रेंज ऑफ कलर इंक्लूडिंग ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज में ये पाया जाता है, इसलिए एक जो है वो सही है। These lights primarily appeared near to poles of both northern and southern hemisphere। ये दोनों पोल्स पे पाए जाते हैं। All around but sometimes they expand to lower altitude। कभी कभी ये लोअर एटीट्यूड पे भी मिलते हैं। ये आपको विटनेस हैं नियर नॉर्थ। These bright and colorful lights are called aurora borealis, while those in the south are called aurora australis। जो दक्षिण क्षेत्र में है वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहे जाते हैं, जो नॉर्दर्न क्षेत्र में है वो आपको ऑरोरा बोरोलिस कहे जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट 2 जो है वो आपको गलत है। दे आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिव इंटरेक्शन इन स्पेस बिटवीन चार्ज सोलर वाइंड्स एंड अर्थ मैग्नेटोस्फीयर। तो इनका निर्माण जो है चार्ज सोलर वाइंड्स और अर्थ मैग्नेटोस्फीयर के मिलन से होता है। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो आपको सही है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अल्फा फोल्ड 2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण है। यह प्रोटीन की संरचना का उत्कृष्ट सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो दोनों सही हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 2024 में, जो कि जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्रे हिंटन को मिला है, फॉर फंडामेंटल डिस्कवरी एंड इंटरवेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इनके द्वारा जो है ये अवार्डेड द रिसर्च फॉर प्रोटीन। जो अवार्ड है आपको स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वंस। साइंटिस्ट डेविड बाकर, डेमिस हसाबिस और जॉन हेम्पर जो है उन्होंने ऑनर किया है, प्रिवेंटिंग एनी न्यू insight into protein themselves, but for developing tools that make it vastly easier and quicker to decipher their structure and their entirely new proteins। तो जो केमिस्ट्री का मिला है उसमें उन्होंने कोई नया चीज़ डेवलप तो नहीं किया है, लेकिन एक प्रॉब्लम को एक्सपेंड किया है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक मशीन बनाया है जिसके मदद से जो है उस जीन प्रोटीन को निर्माण जो है वो आसान हो जाएगा। तो अल्फा फोल्ड जो है वो आपको प्रेडिक्ट करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यूजिंग नोन सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द डाटाबेस। दो प्रेडिक्शन जो है वो आपको मैच करता है कैटेलॉग प्रोटीन स्ट्रक्चर इन द अदर डाटाबेस विथ ट्रेनिंग एआई टूल गेन सफिशिएंट एक्यूरेसी इन द प्रेडिक्शन प्रोटीन स्ट्रक्चर गिवन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो सी जो है इसका सही आंसर है। तो ये आपको नोबेल प्राइज के जो उसमें अल्फा फोल्ड जो है उसका फोल्ड 2 जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका आविष्कार जो है इसमें किया गया है। 23 नंबर कहता है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को दिया गया है माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में भूमिका के लिए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, विक्टर एम्ब्रो और गैरी रुकवेन को ज्वाइंटली रूप से 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन द पास्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। भोजन की गुणवत्ता पोषण गुणवत्ता में सुधार और स्वास्थ्य को न्यूनतम जोखिम के साथ सर्वाधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के
लिए भोजन में आवश्यक सूक्ष्म तत्वों की मात्रा को जानबूझकर बढ़ाना कहलाता है फोर्टिफिकेशन। जानबूझकर बढ़ाएगा तो फोर्टिफिकेशन। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रैल 2022 में एक फैसला लिया जिसमें कहा गया कि राइस को फोर्टिफाइड किया जाएगा ताकि कंट्री के उसको फोर्टिफाइड करने किया जाएगा, जो कि 3 चरणों में किया जाएगा और मार्च 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। 3 प्लान फेज जो है वो आपको कंप्लीट हो गया है और टारगेट जो है वो आपको अचीव कर लिया गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया था जिसमें बताया गया था। फोर्टिफिकेशन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, तो FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है deliberately increasing the content of essential micronutrients in a food so that as to improve the nutritional quality of food and to provide public health benefit with minimum risk to health। तो जो हमारा भोजन है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ज़रूरी एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात की जाए तो उसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन प्रक्रिया 2010 में आसियान सदस्य देशों चीन, भारत, जापान और रूस द्वारा शुरू की गई थी। 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के विदेश मंत्री आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए साथ आए। तीसरा कहता है भारत 2020 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल होने के लिए वार्ता का हिस्सा था। उसने अंततः ऐसा न करने का फैसला किया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है, तो इसमें 2 और 3 सही है। ईस्ट एशिया समिट जो है वो आपको 2005 में शुरुआत हुआ था। 16 इसमें देश थे जिसमें आपको आसियान मेंबर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया जो है आपको बाद में इन्होंने ज्वाइन किया, तो एक जो है वो गलत है। इंडिया वाज पार्ट ऑफ नेगोशिएशन टू ज्वाइंट रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2020 में जो हुआ था और इन इट अल्टीमेटली डिसाइड नॉट टू डू सो। जो स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। 1967 में फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड वो सब एक साथ आए और उन्होंने आसियान डिक्लेरेशन को घोषित किया। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तो ये थी आज की वीकली डिस्कशन। अगले डिस्कशन में हम मिलेंगे जिसमें हम अगले वीक के खबरों की चर्चा करेंगे जो कि करंट अफेयर्स के साथ। तो इस डिस्कशन में इतना ही, अगले डिस्कशन में मिलते हैं। धन्यवाद।